हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपका एक नया टॉपिक पत्र लेखन है, जो आपके लगभग सारे हिंदी के एग्जामों में जहाँ भी ग्रामर आता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके पत्र लेखन के ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पे आपको पत्र लेखन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट उसकी परिभाषाएं होती हैं, या उसके प्रकार कितने प्रकार के पत्र होते हैं, उसको आपको एक 5 मिनट की वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया गया है। क्योंकि फालतू चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई। इसमें जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं वो आपके टू द पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो में और अपने टॉपिक पर। इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पत्र लेखन के बारे में। तो हमारा जो पत्र लेखन है, पहला इसमें हमने पॉइंट बनाया है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है। संक्षेपण जो हमारा होता है, उसको अगर हमको अपने मूल पाठ के शब्दों में लिखना है तो वो हमारा संक्षेपण कितने में होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए 1/3 शब्दों में होना चाहिए, मतलब 1/3 में आपका संक्षेपण होना चाहिए। ठीक है। आपका ये एग्ज़ाम में बार बार ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका वीवीआईपी क्वेश्चन ये होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाता है कि जो हम संक्षेपण लिखते हैं उस पर कितने शब्द आपके होने चाहिए। तो आपके कितने शब्द होने चाहिए, तो संक्षेपण लिखने के लिए शब्दों की संख्या 1/3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्या है, अगला है यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। अगर कोई पत्र है वो सभी संबंध कार्यालय को अगर प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम परिपत्र नाम देते हैं। कोई कोई पत्र है और उसको अगर किसी कार्यालय में भेजा जाएगा या अपने ही संबंधित कार्यालय में उसे भेजा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परिपत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम परिपत्र। अब हम देखते हैं कि अधिसूचना क्या है। एक देखिए, आपका सूचना होता है और एक अधिसूचना होता है। तो सूचना आप तो अधिसूचना आपका क्या, अधिसूचना है सरकारी स्तर पर, क्या सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में, कहाँ पे होता है इसका प्रयोग, भारतीय गजटों में होता है। प्रकाशित सरकारी नियम पर आदेश निकालना होता है। अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग पर होता है। किसमें होता है, तो अधिसूचना का जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, अगर हमको भारतीय गजट में अगर हमको सरकारी नियम निकालना है, कोई नियम अगर हमको निकालना है, या अगर कोई आदेश निकालना है, या तो अधिकार के बारे में हमको बताना है, या तो नियुक्तियों की सूचना देना है। जैसे पहले क्या होता था कि अब तो इंटरनेट का आपका ज़माना आ गया है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे आपके जितने भी रिजल्ट होते हैं या आपकी न्यू वैकेंसी होती हैं तो सारी आप इंटरनेट के द्वारा देख लेते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो अधिसूचना के द्वारा ही हमको रिजल्ट पता चलता था, और अगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो उसका पता चलता था। तो क्या होता था कि न्यूज़पेपर पर अधिसूचना दे दी जाती थी कि इस जगह से इतनी वैकेंसी निकली हुई है। हाई कोर्ट का हाई स्कूल का, इंटर का, या किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है तो वो आपका न्यूज़पेपर पे ही आया करता था। तो अधिसूचना अब आपको पता चल गया होगा। अगला क्या है कि व्यक्तिगत पत्र क्या होता है। अब देखिए, व्यक्तिगत से ही आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति के लिए पत्र है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए। व्यक्तिगत का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के लिए जो पत्र लिखा जाए। अब आप ये कहेंगे कि एक दूसरे के लिए ही पत्र लिखा ही जाता है, मतलब आदमी ही होता है जो आदमी के लिए लिखता है, उसको रिसीव भी आदमी ही करेगा। तो ये व्यक्तिगत पत्र जो होता है ये आपके पारिवारिक संबंधों, मित्रों व अन्य प्रियजनों, मतलब अपने जो रिलेटिव होते हैं उसके लिए आपका व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन
जो आपका कार्यालयी पत्र होता है वो आपका एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए आपका लिखा जाता है, ठीक है। उसको हम व्यक्तिगत पत्र के रूप में नहीं लेते हैं कि आप उसमें में भी ये बोल दें कि उसमें में भी आदमी रहते हैं, एक छोटे तबके का आदमी है, मान लीजिए वो अपने सर को पत्र लिख रहा है, ऐसे है, तो वो भी तो एक संबंधी हो गया। नहीं, व्यक्तिगत पत्र दूसरा होता है, उसमें आपके पारिवारिक संबंध उससे होने चाहिए, ठीक है। अगला है कार्यालयी आदेश। कौन कौन से कार्यालयी आदेश होते हैं, देखिए। तो आपका जैसे नियुक्ति हो गई, पदोन्नति हो गई, अर्जित अवकाश हो गया, स्थानांतरण हो गया, एवं कार्यालय कार्य संपादन संबंधी नियम। ये आपके क्या है, कार्यालयी आदेश। आपके ये सारे आपके कार्यालय के आदेश है कि कार्यालय आदेश आपको कर सकता है नियुक्ति के लिए, पदोन्नति मतलब पद में उन्नति के लिए, ठीक है। अर्जित अवकाश, अवकाश अगर आपको अर्जित करना है तो आपको कार्यालय के द्वारा अवकाश अर्जित होगा। स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र अगर करना है तो वो भी आपका कार्यालयी आदेश के उपरांत ही आता है। कार्यालय कार्य संपादक संबंधी नियम, ये सारे जो हैं कार्य आपके कार्यालयी आदेश के कारण हैं। अब अधिसूचना का प्रयोग का क्षेत्र क्या है? तो अधिसूचना के प्रयोग का क्षेत्र आपका है नियम, आदेश और अधिकार का क्षेत्र। ये आपके तीन क्षेत्र जो हैं ये आपके अधिसूचना के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से? एक नियम और आदेश और अधिकार का क्षेत्र, ये तीनों आपके अधिसूचना के क्षेत्र में आते हैं। अब आप अगला देखेंगे कि पत्र के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जो पत्र के प्रकार होते हैं, एक पत्र आपका होता है औपचारिक पत्र, एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र होता है? एक आपका औपचारिक पत्र होता है और एक आपका अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र जो होता है वो सरकारी कार्य के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? सरकारी कार्य के लिए आपका औपचारिक पत्र लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र जो होता है ये आपके व्यक्तिगत कार्य के लिए पत्र लिखा जाता है, जैसे मित्र सगे संबंधी हो। हमने इसको देखिए, औपचारिक पत्र को हम कार्यालयी पत्र भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपका सरकारी काम के लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके सगे संबंधियों के लिए ये लिखा जाता है। अब देखिए, एक पत्र है तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? पत्र की विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? संक्षिप्तता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता। और जो आपकी संक्षिप्तता होती है वो पत्र में कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक लंबा लेख लिखे चले जा रहे हैं, 10-20 पेज का आपने लिख दिया। नहीं, पत्र जो होना चाहिए वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे बिहारी ने सागर में गागर भरा था, उसी प्रकार आपका पत्र भी होना चाहिए कि आप छोटी चीज़ों से आप बड़ी बातें आप उसमें बता दें, जो भी आप बताना चाहते हैं। कम लिखें लेकिन उसका विस्तार जो उसको समझने की चीज़ें जो हो वो ज़्यादा उसका विस्तार हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए? एक प्रेषक और क्रमबद्धता पत्र की विशेषता होती है। क्या होती है? संक्षिप्तता, प्रेषक और क्रमबद्धता पत्र की क्या होती है? विशेषता होती है। अब क्या है, अगला क्या है आपका क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, शासकीय पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जब हम शासकीय पत्र लिखते हैं उसमें आपका तरीका क्या होता है? तो आपका तरीका होगा, पत्र के दाईं ओर पता व तिथि लिखी जाती है। इधर दाहिनी ओर पत्र के क्या लिखा जाता है? आपका पता और तिथि होगा। दूसरा क्या होगा, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पत्र के सबसे ऊपर उस पत्र की संख्या लिखा जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पत्र के बाईं ओर आपका सेवा में लिखा जाएगा। और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाएगा। जो आपका संबोधन वाला शब्द होगा वो आपका कहाँ से होगा? क्योंकि शासकीय कार्य है तो आप पिता, पुत्र, भाई ये आप नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? महोदय से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका, और ये लिखा कहाँ जाएगा? बाईं ओर लिखा जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें से 3 चीज़ें आपका क्वेश्चन में दे देगा और एक आपको गलत दे देगा और उसमें से आपका पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है। ऐसे 3 ऊपर के आपको सही दे दी, नीचे ही आपको, नीचे चौथा वाला इसको उसने चेंज कर दिया कि संबोधन
महोदय के दाईं ओर लिखा जाता है। उसमें से आपका उत्तर छांटने के लिए दे दिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको यही चौथा वाला आपको टिक मार देना है, क्योंकि ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये आपका बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, कार्यालय आदेश के मूल गुण क्या होते हैं। आपके कार्यालय आदेश के जो मूल गुण होते हैं वो है आपके अनौपचारिक, नापातुला और निर्वैयक्तिक होता है। क्या होता है, कार्यालयीय आदेश के ये 3 मूल गुण होते हैं। एक अनौपचारिक होता है, एक मापातुला होता है और एक निर्वैयक्तिक होता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र जो होता है, किसको आवेदन पत्र लिखा जाता है। अगर आप किसी कार्यालय पे आप काम कर रहे हों और अब उस कार्यालय से आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपको लेना है, कौन सा प्रमाण पत्र लेना है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र पाने के लिए आप किसको पत्र लिखेंगे, तो आप पत्र लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को। किसको पत्र लिखेंगे आप, व्यवस्थापक महोदय को आप पत्र लिखेंगे। अगला क्या है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र किसको आप करेंगे। अगर आपको दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता का अगर पद निकला हुआ है तो उसके लिए आप आवेदन किसको करेंगे, तो आप करेंगे संपादक महोदय को। किसको आवेदन करेंगे, संपादक महोदय को। अब आपका क्या है, अर्ध सरकारी शासकीय अधिकारियों के बीच जो पत्र लिखा जाता है वो अर्ध सरकारी का मतलब होता है कि आप जो आपके क्या होते हैं, जो सरकारी में आपके बराबर का जो पद होता है उसको अर्ध सरकारी, मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जैसे जिस पोस्ट पे आप है उसी पोस्ट में किसी दूसरे कार्यालय का कोई और व्यक्ति हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोले, उसे हम अर्ध सरकारी वाला पत्र उसे बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अर्ध सरकारी पत्र उसे बोलेंगे। शासकीय अधिकारियों और अर्ध सरकारी पत्र भी आपका लिखा जाता है, शासकीय अधिकारियों के बीच लिखा जाता है। ठीक है, ये पत्र जो होता है वो आपका एक वचन, उत्तम पुरुष और मित्रता पूर्वक होता है। अब उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष जैसे होता है मैं और हम से स्टार्ट होता है, और एक वचन मैं ही होता है। ठीक है, और मित्रता पूर्वक होता है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी। मान लीजिए आप किसी कार्यालय पे क्लर्क हैं, क्या है, आप एक कार्यालय पे आप क्लर्क हैं और दूसरे कार्यालय पर एक और व्यक्ति है जो वो उस कार्यालय पे क्या है, उस कार्यालय पे वो भी आप क्लर्क के पद पर है। किस पद पर है, वो भी दूसरे कार्यालय पर क्लर्क के पद पर है, और एक पे आप क्लर्क के पद पर है, तो आप क्या हो जाएगी, आपका जो व्यवहार होगा वो आपका मित्रतापूर्वक व्यवहार होगा। कैसा होगा, मित्रतापूर्वक होगा कि आप एक दूसरे को सर बोलेंगे, आप सर नहीं बोलेंगे, आप एक मित्रतापूर्वक आपका व्यवहार उसमें रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, प्रेषक क्या होता है। प्रेषक वो होता है वह व्यक्ति जो किसी के पास कोई संदेश या वस्तु भेजे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेषक। जैसे आपने व्हाट्सएप में अपनी तरफ से किसी को आपने कोई मैसेज भेजा, तो आप क्या हो जाएंगे, तो आपको प्रेषक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र भेजता हो। क्या होता है, जो पत्र को या संदेह को जो भेजता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेषक बोलते हैं। ठीक है, और प्रेषित क्या होता है, प्रेषित होता है जो उस मैसेज को रिसीव करे, उस मैसेज को रिसीव करे या जिस व्यक्ति के लिए वो मैसेज लिखा जाए। क्या होता है, जिस व्यक्ति के लिए वह पत्र लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेषित बोलते हैं। ठीक है, जैसे इधर से अपने व्हाट्सएप में, जैसे इधर लैला नहीं, मान ली इधर मजनू ने क्या किया, मजनू ने इधर अपनी लैला के लिए पत्र लिखा, तो मजनू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेषक हो जाएगा। और किसको लिखा था उसने, लैला के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा, लैला के लिए लिखा, तो लैला आपकी क्या हो जाएगी, लैला आपकी प्रेषित हो जाएगी। ठीक है, तो जो पत्र लिखता है उसे हम प्रेषक बोलते हैं, और जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेषित बोलते हैं।
प्रेक्षक क्या होता है? प्रेक्षक मतलब होता है दर्शक, वह व्यक्ति जो कहीं उपस्थित होकर कोई काम वस्तु आदि देखता हो। क्या होता है? वह व्यक्ति जो कहीं उपस्थित होकर के कोई काम वस्तु या आदि देखता हो। और ये अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, किसी की लड़ाई हो रही हो तो लोग देखने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं। कहीं कोई काम चल रहा हो तो लोग देखने के लिए भी। और एक समय था कि ट्रेंड में था कि जेसीबी की खुदाई ही लोग ज़्यादा देख रहे थे। मतलब बिना मतलब खड़े होके एक एक आधे आधे घंटे 2 घंटे देख रहे हैं, मतलब दूसरी की चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। तो उन्हीं व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उन्हीं व्यक्ति को हम प्रेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक बोलेंगे। ठीक है। अगला क्या है? कार्यालयी पत्रों की भाषा क्या होनी चाहिए? जो आपका कार्यालयी पत्र होगा उसकी क्या भाषा होनी चाहिए? उसकी आपकी भाषा होनी चाहिए औपचारिक भाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा होनी चाहिए? औपचारिक भाषा आपकी होनी चाहिए। ठीक है। पूर्व में प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? तो पूर्व में प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या होता है? अनुस्मारक पत्र होता है। क्या होता है? उसे हम बोलते हैं अनुस्मारक। जैसे आपने किसी कार्यालय में कोई पत्र भेजा और उस पत्र पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई या उसका कोई आंसर नहीं आया, तो उसी के जैसा आप एक और पत्र लिखेंगे और दोबारा उसको आप जब उसी कार्यालय पर भेजेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम अनुस्मारक बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं? अनुस्मारक। और अनुस्मारक की जो भाषा होगी वो आपकी क्या होगी? वो आपकी उदार और कठोर होगी और स्थिति के अनुसार होगी। अब देखिए, उदार और कठोर का मतलब क्या होता है? उदार कठोर का मतलब होता है कि आप उसमें जो भी भाषा का प्रयोग कर। अब कठोर भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आपने किसी डीएम के पास भेजा कोई पत्र और आपका कोई काम नहीं हुआ और दोबारा आपने फिर से पत्र लिखा तो उस पत्र में आपने गाली गलौज आपने कर दी। हाँ, आप उसमें अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें से आएगा डीएम और आपको उठा के जेल में बंद कर देगा और 20 लाठी आपको मारेगा। तो कठोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करें। कठोर का मतलब ये होता है कि आपको जो उस पद पर अधिकारी बैठा हुआ है उसको आपको नियम बताना है। नियम के द्वारा उसको आपको बताना है कि इस नियम के आधार पर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके साथ ये गलत हो सकता है। ठीक है। और इस नियम के आधार पर आप मेरा काम करने के लिए बाध्य हैं। आप सरकारी नौकर हैं तो आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। आपको स्थिति को देखना है और स्थिति के अनुसार ही आपको उदार और कठोर भाषा का प्रयोग करना होगा। ठीक है। इसमें जो है ठीक है। अगला क्या होगा कि औपचारिक पत्र क्या होता है? अब जैसे औपचारिक पत्र जैसे होता है, औपचारिक पत्र का जो विषय होगा वो आपका क्या होगा? औपचारिक पत्र में आपका विषय, पता और दिनांक होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र आपका कौन सा होता है? औपचारिक पत्र आपका कार्यालयी पत्र होता है। ठीक है। कार्यालयी पत्र आपका होता है, इसमें आपका क्या होगा? विषय होगा, पता होगा और दिनांक होगा। ये तीनों चीज़ें होगी, लेकिन आपका अभिवादन नहीं होगा। क्या होगा? उसमें आपका अभिवादन वाला कोई शब्द नहीं होगा कि आपका प्रिय पुत्र फलाने, आपका प्रिय बेटा, आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय शिष्य। ऐसे शब्दों का प्रयोग औपचारिक पत्र पर या कार्यालयी पत्र पर नहीं किए जाते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है? अगला है संक्षेपण के लिए जरूरी। अब संक्षेपण के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है? तिथियां, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखें। ठीक है। जैसे आपका तिथि है तो आप तिथि के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कि जैसे आपको गांधी जी के विषय में आपको एक निबंध लिखना है और निबंध में आपको संक्षेपण मतलब आपको संक्षिप्त में लिखना है, तो आपने क्या किया कि गांधी जी का जन्म ही आपने उसमें नहीं लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ था, या आपने उसको गलत लिख दिया है, उनका स्थान गलत लिख दिया है। ठीक है। हाँ, महात्मा की जगह में उनको आपने जननायक की उपाधि दे दी। तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है।
मतलब जो आपके तिथियां होंगी, जैसे जन्म तिथि हो गई, आंकड़े जो उसमें दिए जाएंगे, हाँ, संज्ञाएं होती हैं, जैसे आपको उनको कोई संज्ञा, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो ये सारे तथ्य जो आपके होंगे उस पर आपको कोई संक्षिप्तता आपको नहीं करनी है, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना, वो आपके यथावत ही प्रयोग में रहेंगे, ठीक है। उसकी भाषा क्या जरूरी होती, भाषा आपकी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए, और स्पष्ट भाषा और प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका संक्षेपण लिखने के लिए भाषा आपकी ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या होता है कि आप उसमें ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि जिसको, एक तो आपका संक्षिप्तता वाला है, संक्षिप्त में आप लिख रहे हैं, और उसमें में भी अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जिसके पास आप भेज रहे हैं या जो उसको पढ़ेगा उसके तो समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, किसी चीज़, कोई आपने पत्र लिखा और उसमें आपने कनक शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि उसमें आपने लिखा कि कनक कनक से माला बनती है, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उस कनक को आप क्या समझे, जो उसको पढ़ेगा उसको, कुछ लोग उसे सोना समझ रहे हैं कि सोना से माला बनता है, कुछ लोग उसे धतूरा समझ रहे हैं कि धतूरे से शंकर जी का माला बनता है। तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना है, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको जो आप कहना चाहते हो, जैसे आपके कहने का तात्पर्य है कि सोने की माला बनती है, ठीक है, किसकी माला बनती है, सोने की माला, तो आपको सोना शब्द का प्रयोग करना है, ना कि आपको कनक शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपके समझ में आ गया होगा। अगला अगला क्या है, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना है। किसका, अलंकृत शैली, तो अभी हमने आपको बताया, कनक वाला परिभाषा आपको दे करके हमने बताया। तो इन शब्दों से आपको बचना है, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अगला क्या है, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, ध्यान रखना, एकात्मिकता, गतिशीलता, भावबद्धता और अशुद्ध एवं व्याकरण के नियमों को ध्यान देना है, ठीक है। किसी भी उसका अशुद्धि का और व्याकरण के नियमों को आपको ध्यान देकर ही आपको चलना होगा, ठीक है। अगला क्या है कि भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। क्या है, भाव और भाषा का प्रवाह क्या है, एक आवश्यक गुण है, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें आपके संक्षेपण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका ये टॉपिक, पत्र लेखन का टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। और ये जो आपका पत्र लेखन का टॉपिक है, ये आपके प्रीवियस ईयर से या 2-3 बुक से आपको संक्षेप में दिया गया है कि आपका कम टाइम में ज़्यादा रिसोर्स आपको 2-4-6 घंटे आपको ना देना पड़े, आपको आधे घंटे के वीडियो में ही और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। और आप देखिएगा कि यही सारे क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ामों में आ भी रहे हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, संक्षेपण लिखने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अधिसूचना किसे कहते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपके पत्र लेखन में बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपकी क्या राय है उस राय को आप कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अगला वीडियो आपके लिए एक नए टॉपिक पर लाएं और एक अच्छे कंटेंट के साथ लाएं, और कम समय में आपको ज़्यादा सोर्स प्रोवाइड किया जाए, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, इधर उधर की चीज़ें ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। पानी खूब पीजिए, पढ़ाई करिए, और पशु पक्षियों के लिए भी आप लोग पानी ज़रूर रखिए अपने छत पर, ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सकें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।